को अपन ने पेपर लिया था 9 जून को, तो एक बार आप 47 क्वेश्चंस को देखें और अगर अपन से नहीं भी हो पा रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो पहली बार तैयारी करते हैं वो ये मान के चलें कि 47 में से 22, 23, 24 इतने ही क्वेश्चन पहले राउंड में होंगे, और अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप सब बढ़िया कर रहे हैं। अब देखें बुकलेट का पेपर का पहला क्वेश्चन आपको ये था, 10 मिनट में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोलर से 0.1 मोलर हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक क्रिया कारक है, एक रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है और 10 मिनट बाद हम देखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो जाती है, और आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वेग बताएं। अब यहाँ अगर आप सबको अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो आपको पता है क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। सीधी सी बात यह है। तो यहाँ हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन के अंदर चेंज देखना है। कंसंट्रेशन में चेंज 0.2 से 0.1 हो रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 0.1 मोलर, और जो टाइम लग रहा है वो इसके अंदर कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। समझ में आ गया होगा? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाओगे, 0 नीचे, 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? 0.01। ठीक है। यूनिट आप सबको पता है, कंसंट्रेशन होता है किसमें? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। लेकिन पर लीटर की बजाय मैंने आपसे कहा था कई बार वो डेसीमीटर क्यूब भी लिख देता है, क्योंकि एक लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। तो कंसंट्रेशन आपकी हो गई मोल पर लीटर, और आपके पास जो टाइम है वो किसके अंदर है? मिनट में है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल, डेसीमीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मिनट इनवर्स 1 में हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? 3rd रहा। सभी के समझ में आ गया होगा? लाइव वालों के अगर समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन तो एक बार आप थंब मार दें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मुझसे यहाँ अभिक्रिया का वेग पूछा जा रहा है। अभिक्रिया का वेग क्या है? क्रिया कारक की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन। क्रिया कारक की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है 0.1 का, टाइम लगा है 10 मिनट। फिर हमने क्या किया? 0.1 अपॉन 10, 1/100 सॉल्व कर लिया 0.01। यूनिट कैसे निकाली? कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, लेकिन यहाँ लीटर की बजाय क्या लिया हुआ है? डेसीमीटर क्यूब। पहले ही बता दिया 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब आपस में बराबर हैं, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मिनट माइनस में हो जाएगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? 3rd रहा। दूसरा क्वेश्चन, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए दर निम्न पद द्वारा दी जा रही है। यानी उसने कोई गैसीय रिएक्शन है और उसका रेट लॉ दे दिया R बराबर के A की कंसंट्रेशन और साथ में किसकी कंसंट्रेशन? B की कंसंट्रेशन। ये चीज कि कोई गैसीय रिएक्शन है और उसका जो रेट लॉ है वो दे रखा है R बराबर के A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाए। अब वो ये कह रहा है कि रिएक्शन जिस पात्र में चल रही है अगर उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? वापस पढ़ेंगे। एक गैसीय रिएक्शन है, रेट लॉ दे रखा है R बराबर के A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम पात्र का आयतन 1/4 कर देते हैं तो पहले ही मैं आपको बता चुका कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बटे आयतन। अगर आपने आयतन को 1/4 कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया। तो कंसंट्रेशन को यहां भी 4 गुना किया और कंसंट्रेशन यहां भी 4 गुनी की, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग पहले का कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। वापिस R बराबर के A और B, एक पात्र में एक रिएक्टेंट A है एक B है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है। रेट लॉ है R बराबर के AB। आपने पात्र का जो वॉल्यूम है वो 1/4 कर दिया तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन 4 टाइम हो जाएगी। यहाँ 4 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे, 4 चौको क्या हुआ? 16। इसीलिए अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। इसीलिए सेकंड का आंसर 4 रहा। थर्ड क्वेश्चन, 2SO2 + O2 से 2SO3 का बनना।
यहां क्वेश्चन में कह रहा है एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 का बनना। बाकायदा ये कह रहा है कि SO2 के विलुप्त होने की दर 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड है। तो SO3 के बनने की दर क्या होगी? यहां इक्वेशन ही स्पष्ट बता रही है कि SO2 के विलुप्त होने की जो दर होगी वही SO3 के बनने की दर होगी। सीधी सी बात है, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन से ही पहचान सकते हैं। इक्वेशन ये कह रही है कि SO2 के विलुप्त होने की दर और SO3 के बनने की दर आपस में बराबर है। हाँ, ये जरूर है SO3 के बनने की दर O2 के विलुप्त होने की दर की तुलना में दुगनी है। तो उपरोक्त क्वेश्चन में SO2 के जो विलुप्त होने की दर होगी वही SO3 के बनने की दर होगी, इसीलिए जो इसका आंसर है वो 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड आया। समझ में सभी के आ गया होगा? चाहो तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन में पता है हमें, पहले अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। अभिक्रिया का वेग SO2 के रेस्पेक्ट में कैसे लिखोगे? 1/2 माइनस dSO2/dt। और SO3 के रेस्पेक्ट में वेग कैसे लिखोगे? 1/2 प्लस dSO3/dt। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और स्पष्ट पता चल रहा है SO2 के विलुप्त होने की दर और SO3 के बनने की दर आपस में बराबर हैं, इसीलिए आंसर 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम पर सेकेंड। आ गया होगा सभी के समझ में? एक बार लाइव वाले बता दें, समझ में आ गया तो थंब मार दें जिससे अपन आगे चलें। आपसे पूछना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑफलाइन वाले तो फिर भी पूछ लेते हैं, ऑनलाइन वाले एक बार देख के बता दें तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मोनिका बेटा, अनुष्का समझ में आ गया? और लोगों को विपिन, ठीक है, और जो भी ऑनलाइन में है एक बार सभी लोग थंब मार दें। समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यहां यह कह रहा है कि आपको पता है कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो ऊष्माशोषी हो चाहे वो ऊष्माक्षेपी हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है। अब यह कहता है कि कोई रिएक्शन है, उसमें अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग पहले का दुगना हो जाता है। अगर आपने अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अभिक्रिया का वेग पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। क्वेश्चन का मतलब यह है जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग पहले का दुगना हो जाता है। जैसे आपने पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, आपने अगर 10 से 20 किया तो पहले का जो वेग है वो दुगना हो जाएगा, फिर 20 से 30 किया तो पहले वाले वेग का और दुगना हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई रिएक्शन का टेम्परेचर पहले 10 डिग्री था, फिर आपने उसको 100 डिग्री कर दिया, तो बताओ अभिक्रिया के वेग में कितने गुना वृद्धि होगी? तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, 2 की पावर जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस है वो लिख दीजिए और उसमें कितने का भाग लगा दो? 10 का। यहाँ 2 की पावर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो है 90 का, आप इसमें 10 का भाग लगाओगे, 2 की पावर 9 टाइम आएगा और 2 की पावर 9 टाइम का मतलब आप सब जानते हो कितने गुना है? 512 गुना है। इसका मतलब अगर अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस किया तो वेग पहले का 512 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2N2O5 से बना 4NO2 प्लस O2। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रारंभिक दाब 500 एटमॉस्फेयर है एवं दर नियतांक के 3.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स 1 है। 10 मिनट पश्चात N2O5 का दाब क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। यह कह रहा है 2N2O5 से बना 4NO2 प्लस O2। ठीक है, अब ये क्या, अब आप सबको पता है कि जो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। हमें पता है जब टाइम 0 है तो इस N2O5 का इनिशियल प्रेशर P0 वो इसने क्वेश्चन में दे रखा है 500 एटमॉस्फेयर।
और वो आपसे कह रहा है कि 10 मिनट बाद आपको ये बताना है कि इस N2O5 का बचा हुआ प्रेशर क्या रह जाएगा, यही पूछ रहा है। 10 मिनट बाद N2O5 का प्रेशर क्या रहेगा। तो अब आप सबको पता है हमारे पास जो लॉ है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारी केमिकल काइनेटिक है उसमें प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर P नॉट और T टाइम के बाद बचा हुआ जो प्रेशर है क्रियाकारक का क्या रहेगा, PT। यहां PT का मतलब यह है कि जो हमारा 10 मिनट बाद है N2O5 का बचा हुआ प्रेशर। वापस समझ लें, N2O5 शुरू में प्रेशर है P नॉट, 10 मिनट बाद इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस 2x, लेकिन P नॉट माइनस 2x की जगह हमने क्या लिख दिया, PT। भाई यही तो फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A का मतलब तो है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A माइनस एक्स का मतलब होता है T टाइम पर बची हुई क्रियाकारक की कंसंट्रेशन। यहां भी ये कहना चाह रहा है कि K बराबर 2.303 अपॉन T log 10, P नॉट तो है इनिशियल प्रेशर और PT का मतलब है T टाइम के बाद N2O5 का बचा हुआ प्रेशर। वो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अब यहां पर हमें K की वैल्यू दे रखी है 3.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यहां K की यूनिट सेकंड इनवर्स 1 में है, तो इसीलिए जो मुझे टाइम लेना है वो भी सेकंड में लेना है, इसीलिए जो T है वो हो जाएगा 600 सेकंड। क्योंकि समझ में आ गया होगा आपके पास जो T है, भाई K बराबर तो 3.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड अपॉन 2.303 लॉग 10। P नॉट आपको दे रखा है 500 एटमॉस्फेयर और T टाइम बाद N2O5 का क्या प्रेशर रह जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू करीबन आएगी 0.0088 के आसपास। एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0088 के आसपास। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे 300 फिर भाग लगाओगे, फिर 10 की घात 5 का भाग लगाओगे, तो अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया ये 0.0088। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में इनको स्पष्ट ये लिखना चाहिए था log 1.2 की वैल्यू 0.0088 के आसपास है। एक्चुअल में log 1.2 की वैल्यू स्पष्ट लिखनी चाहिए थी, क्योंकि तभी आप इस चीज को समझते। अब हमें पता है कि इसको सॉल्व करने पर जो ये वैल्यू आएगी ना, ये 0.0088 के आसपास आएगी। एक बार आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। log 10 500 बटे ये वैल्यू। अब देखें ये जो वैल्यू है हमें सोचना है कि ये PT क्या रखें हम। अब आप सबको पता है कि log 1.2 की वैल्यू करीबन ये होती है, तो यहां हमारे पास वैल्यू log 1.2 होना चाहिए। यही तो हुआ भाई, log 1.2 की वैल्यू। इसमें क्या है, एक्चुअल में अधूरा क्वेश्चन है, यहां बाकायदा वैल्यू लिखनी चाहिए थी कि ये जो वैल्यू है ना log 1.2 की वैल्यू ये आ रही है। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दिया, तो आपको ये पता चल गया ये वैल्यू log 1.2 होना चाहिए। और log 1.2 कैसे आ सकता है, आप एक एक इक्वेशन लगाओ। जब आप यहाँ 490 लगाओगे ना PT की वैल्यू, तो ये log 1.2 होगा। और log 1.2 की वैल्यू कितनी है, 0.0088 है, इसीलिए जो इसका आंसर है वो कितना रहेगा, 490 एटमॉस्फेयर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में पहली बात, यहाँ पर बात क्या रह गई, अधूरी ये रह गई कि यहाँ log 1.2 की वैल्यू रखनी चाहिए थी। अब आपको ये पता चल गया कि 0.0088, तो इधर log 1.2 आना चाहिए। इधर log 1.2 कैसे आ सकता है, तो 500 में कितने का भाग लगाएं, 490 का भाग लगाओ आप, 500 बटे 490, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, log 1.2 आएगा। तो इसका मतलब ये जो T टाइम बाद जो प्रेशर है ना, ये 490 रहना चाहिए, तभी LHS और RHS साइड बराबर आएगा, तभी ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1.2 के आसपास आएगी। तो एक बार सभी लोग बता दें, आपके आंसर समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, ये समझने लायक क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया तो सभी लोग थंब मार दें। ठीक है, अनुष्का समझ में आ गया बेटा? ठीक है मोनिका, है ना? इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, वो एक्यूरेट वैल्यू देनी चाहिए थी कि इतनी वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आंकड़े बेस्ड क्वेश्चन है।
A प्लस बी सी, आपको आंकड़े दे रखे हैं, 4 प्रैक्टिकल कर रखे हैं, और फाइनली आपको रेट लॉ निकालना है। पहले ही बता चुका, जब इस तरह के आपको आंकड़े बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हों तो सबसे पहले आप एक ही कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कीजिए। जब मैं पहले और चौथे प्रैक्टिकल में एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट कर रहा हूं, और बी की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो रहा है। मैं पहले जो प्रैक्टिकल है उसमें यह देखना चाहता हूं क्या अभिक्रिया का वेग बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं, या बी के संदर्भ में कोटि क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रूल क्या लगाना है, अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को पहले कांस्टेंट कर दो, आप बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो, अभिक्रिया का वेग 8 गुना आ रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया का वेग 8 गुना आ जाता है जब आप बी की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डबल। तो आप सबको पता है 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 की पावर n। तो मुझे समझ में आ गया कि b के संदर्भ में कोटि 3 होगी, तो b के संदर्भ में कोटि 3, तो ये तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। तो मुझे ये तो पता चल गया कि b के संदर्भ में कोटि कितनी है, 3 है। अब मैं क्या करता हूं, a के संदर्भ में वेग देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, पहले और तीसरे प्रैक्टिकल में b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता हूं। ये देखो, b की कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट किया और ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ए की कंसंट्रेशन को डबल करने के बावजूद भी अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ए के संदर्भ में कोटि 0 है। इसीलिए छठे क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 1 रहा। अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, जो k है वो एक ही चीज पे निर्भर करता है, तापमान। अभिक्रिया का वेग तो सब पे निर्भर करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट k, जो आप जिसे दर स्थिरांक कहते हो, जिसे वेग नियतांक कहते हो, वो केवल एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इसीलिए 7 का आंसर 1 रहा। यदि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूरी होती है, तो उसी अभिक्रिया में 50% पूरा होने में लगभग कितना समय लगेगा। यह कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको 60 मिनट में वो 60% पूरी हो जाती है, तो बताओ उस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो एक तरीके से वो आपसे अर्ध आयुकाल पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है, तो हमें पता है टी हाफ कैसे निकाल सकते हैं, 0.693/k। अब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। k की वैल्यू पुट कैसे करें, 2.303/t। ऊपर वाली इक्वेशन काम में लेंगे, टाइम कितना दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट, 2.303 के बराबर 2.303/t log 10। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे, 100, और 60% पूरी हो गई, तो इसका मतलब कितनी रह गई, 40 रह गई। कह रहा है ना, अभिक्रिया 60 मिनट में पूरी हो गई, तो k की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो k बराबर 2.303, टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट, log 10, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, 60% पूरी हो गई, कितनी रह गई, ये। तो ये चीज हो गई आपकी 5/4। समझ में आ गया होगा। तो 2.303/60, इसको सॉल्व कर लोगे, log 5/4 को क्या लिख दोगे, log 5 माइनस log 4। log 5 माइनस log 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है 0.60 में से कितना निकालना है आपको, 0.60 में क्या कहते हैं, 0.69 में से 0.60 घटा दो। 0.69 में से आप कितना घटा दो, 0.60 घटा दो, 0.09 आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, फाइनली आपका आंसर कितने मिनट आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। आ गया होगा सबको समझ में। वैल्यू पुट कर लो 2.303, यहां 60.9 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है और आपसे के पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर टी हाफ दे रखा है। टी हाफ बराबर आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है, 0.693/k। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 0.693, टाइम की जो वैल्यू है, अर्धायुकाल आपको दे रखा है 1386 सेकंड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 693
मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन 1386, क्योंकि इसको 693 बटे 1000 लिखोगे, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3, ये कटा कितनी बार? 2 बार, 1/2 को लिख सकते हो 0.5, तो आंसर हो गया 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स 1। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट पूछा गया है। मैं पहले ही बता चुका कि सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल बटे लीटर, 1 माइनस nth ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स 1। पहले ही बता चुका, जो हमारा ये दर स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है कि उसकी यूनिट अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग होती है। सेकंड ऑर्डर में अगर आपको निकालना है तो यहाँ 2 लगेगा, 2 लगेगा तो ये रह जाएगा मोल -1, लीटर -1 ऊपर जाएगा तो हो गया +1 और सेकंड इनवर्स 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये मोल है, ये मोल है, ये मोल इनवर्स 1 है, लीटर है और सेकंड इनवर्स 1 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4। ए प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, एन अभिक्रिया की कोटि है, टी अर्धायुकाल है। अर्धायुकाल और एनवी कोटि में संबंध पूछा है। पहले ही बता चुका, अर्धायुकाल और एनवी कोटि में संबंध होता है टी हाफ इनवर्स ए की पावर n-1। पहले ही बता चुका, टी हाफ इनवर्स ए की पावर n-1, याद आ गया होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, एन अभिक्रिया की कोटि है, टी यहाँ हाफ लाइफ पीरियड लगाना है, इसीलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 4। टी और एनवी कोटि के बीच में, अर्धायुकाल और एनवी कोटि के बीच में संबंध टी इनवर्स ए की पावर n-1। प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछा गया है। समाकलित वेग समीकरण आपको पता है कि बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 क्रियाकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन A0, टी टाइम पर क्रियाकारक की बची हुई कंसंट्रेशन AT, सॉल्व किया, KT बराबर 2.303 log A0 अपॉन AT। इसीलिए इसका आंसर 12वें क्वेश्चन का आंसर 3rd रहा, क्योंकि यहां आपसे प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछा है। याद रखें, वो जो CT बराबर निकालते हो C0 e की पावर -KT, वो अवकलित वेग समीकरण है, और ये आपका कौन सा है? समाकलित वेग समीकरण है। इसीलिए इस 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? 3rd रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अभी आपने देखा था अर्धायुकाल और कोटि में क्या संबंध है? टी हाफ इनवर्स होता है ए की पावर n-1। सेकेंड ऑर्डर अगर आप यहां लगाओगे तो सीधी सी बात है, आपके पास जो अर्धायुकाल आएगा वो क्या आएगा? टी हाफ इनवर्स आएगा ए के। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में अर्धायुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए 13वें का आंसर क्या रहा? 3rd रहा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स 1 मिनट इनवर्स 1। तब एक मोल सॉल्यूशन को 0.5 मोल में अपचित करने में कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन ये है, एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए के आपको दे रखा है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में क्रियाकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल दे रखी है। वो टाइम पूछ रहा है जब उसकी कंसंट्रेशन 0.5 रह जाएगी। तो सीधी सी बात, आप सबको फॉर्मूला पता है, के बराबर 1/t डॉट x अपॉन a माइनस एक्स, बता चुका हूं। यहां क्वेश्चन में टाइम पूछा जा रहा है, के की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1/8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। x है क्रियाकारक की वो कंसंट्रेशन जो उत्पाद में बदलेगी, क्योंकि क्रियाकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल है, बच गई आधा मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल में से आधा मोल किस में बदल गया? उत्पाद में। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता 1 है ही। ए माइनस एक्स क्या है? बची हुई क्रियाकारक की कंसंट्रेशन, वो है 0.5। कैंसिल हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसा करो 10 की घात 5 को ऊपर ले जाओ, या इसको ऐसे लिख लो 10 × 10 की घात 4 बटे 8, और 10 में 8 का भाग लगाओ तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मिनट आंसर आ जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा।
एक बार लाइव वालों के समझ में आ गया तो थंब मार दें, जिससे मुझे लगे हाँ बच्चों के समझ में आ गया। और जो पहले एक बार पेपर जरूर दो, बार बार देखो आप पेपर नहीं दे रहे, वो आपकी इच्छा है, पेपर जरूर दो, नंबर ही तो कम आएंगे, आने दो। अनुष्का, हाँ बेटा, मोनिका, विपिन, टीना बेटा, टिया, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो एक बार थंब मारो बेटा। हाँ भाई फटाफट मारो, ठीक है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई रिएक्शन है, P प्लस क्यू रिएक्टेंट है और वो R प्लस एस में बदल रहे उत्पाद में। वो ये कह रहा है कि P के संदर्भ में बोल रहा है, वो P के संदर्भ में, P के संदर्भ में कि जो क्रियाकारक P है उसकी 75% रिएक्शन का जो समय है वो अर्धायुकाल का दुगना है। मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको इस अभिक्रिया के संदर्भ में कोटि बतानी है या आपको इस अभिक्रिया के संदर्भ में रेट लॉ लिखना है। क्वेश्चन हाँ यहाँ ये है, P के रेस्पेक्ट में और Q के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि एक रिएक्शन P प्लस क्यू R प्लस एस में बदल रही है। आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ये कहना चाह रहा है कि P के रेस्पेक्ट में ऐसा होता है कि P के संदर्भ में P 75% पूरा होने में अर्धायुकाल का दुगना समय लेता है, और Q के संदर्भ में उन्होंने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, और आपको ओवरऑल रेट लॉ निकालना है और अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। अब देखो आपको इस पहली लाइन से ही काफी कुछ पता चल गया होगा। मैं आपको बता चुका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का दुगना होता है। तो आपको इससे ये पता चल गया कि P के संदर्भ में तो कोटि 1 है, क्योंकि वो कह रहा है कि P जो है P उसके संदर्भ में वो कह रहा है कि उस P के संदर्भ में ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसको 75% उस अभिक्रिया को पूरा होने में या 75% खर्च होने में लगने वाला जो समय है वो अर्धायुकाल का दुगना है। तो P के संदर्भ में पता चल गया कोटि 1 है। Q के रेस्पेक्ट में उसने ग्राफ बता रखा है, और ये जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है। ये Q की इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपका Q है, जो क्रियाकारक Q है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन Q0 है, और वो टाइम के साथ साथ सरल रेखीय रूप से क्या हो रही है, कम हो रही है। याद आना चाहिए AT बराबर A0 माइनस KT। ये आपका Q दे रखा है, ये Q0 है और ये KT है। याद करो AT बराबर A0 माइनस KT। क्रियाकारक की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली रूप से कम होती है, और Q के संदर्भ में इसका मतलब कोटि 0 है। इसीलिए ओवरऑल जो ये रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। बिल्कुल सही।